इस बीच एक बड़ी खबर पहले आपको जल्दी से बता देते हैं। उन्नाव मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और इसमें बड़ी खबर यह है कि इसमें एक नाबालिग है और दूसरा जिसको गिरफ्तार किया गया है उसका नाम विनय है। लड़कियों को कीटनाशक देकर मारा गया, यह पुलिस की तरफ से बताया गया। यूपी पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। एक नाबालिग है, दूसरे का नाम विनय है। विनय ने लड़कियों को जहरीला पानी पिला दिया था। एक और चीज जानकारी, विनय की एक लड़की से दोस्ती थी, मतलब ये जानते थे एक दूसरे को। एक लड़की से दोस्ती थी विनय की, ये लोग जानते थे एक दूसरे को। और लड़की को कीटनाशक, जहरीला पानी पिला दिया था, जिसकी वजह से 2 लड़कियों की मौत हुई। एक अभी अस्पताल में है और इस मामले में अब दिल्ली पुलिस का दावा है कि केस को क्रैक कर लिया गया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 में से एक नाबालिग है, एक विनय है। विनय पहले से लड़की को जानता था, दोस्ती थी, जहरीला पानी पिलाया, कीटनाशक देकर मारा गया। और 2 आरोपी हैं, जिसमें से एक नाबालिग है और दूसरा विनय, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी विनय ने लड़कियों को जहरीला पानी दिया था। आरोपी विनय की एक लड़की से दोस्ती थी उन्नाव मामले में, हम आपको बता रहे हैं, जिसमें से उन्नाव में 2 लड़कियों की मौत हो चुकी है। एक जो लड़की है वो अस्पताल में है और इस मामले में पुलिस का दावा है कि ये लोग, लड़की को ये जानता था विनय और इसने जहरीला पानी पिला दिया था, कीटनाशक मिला हुआ पानी पिला दिया था, जिस वजह से लड़कियों की दुखद मौत हुई। लेकिन अब पुलिस का कहना है कि ये दोस्ती थी, पहले से जानते थे। आपको बता दें, बुधवार को 3 लड़कियां खेत में बंधी हुई मिली थी, जिसमें से 2 लड़कियों की तो मौत हो चुकी है, दुखद मौत हुई है। एक लड़की अस्पताल में भर्ती है। हालांकि अब पुलिस की तरफ से दावा किया जा रहा है कि ये जो लड़का विनय है ये पहले से जानता था, उनमें से एक लड़की को जानता था, दोस्ती थी और उसी में उसने जहरीला पानी पिलाया, कीटनाशक मिला हुआ पानी पिलाया, जिस वजह से 2 लड़कियों की मौत हुई। बुधवार को 3 लड़कियां खेत में बंधी हुई मिली थी। एक लड़की अस्पताल में भर्ती है, उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। विशाल, जी मीडिया संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल पांडे। विशाल, पहले से जानता था विनय और जहरीला पानी देकर मारा। देखिए, बिल्कुल अभी जो उत्तर प्रदेश की पुलिस ने खुलासा किया है उसके मुताबिक उन्नाव में जो 3 बहनें एक साथ खेत में जो आपस में बंधी हुई मिली थी, जिनमें से 2 की मौत हो गई थी। एक फिलहाल की सांस चल रही है। मौके पर पुलिस ने पहुंचकर उन्हें तत्काल अस्पताल भेजा था और वहां से 2 बच्चियां CHC में ब्रॉड डेड हुई थी। एक बच्ची की सांस चल रही थी, जिसे जिला अस्पताल और बाद में कानपुर के एक अस्पताल में रिफ़र किया गया है। इस घटनाक्रम के परिप्रेक्ष्य में आज प्रातःकाल गांव के एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि 2 व्यक्तियों को घटना के समय खेतों में से दौड़ते हुए देखा गया था। उस मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 व्यक्तियों को पाठकपुरा चौराहे के पास से कस्टडी में लिया गया है। इनमें से एक का नाम विनय उर्फ लंबू है और दूसरा उसका सहयोगी नाबालिग है, जिसका नाम मैं अभी ले नहीं रही और हम काल्पनिक नाम उसको दे सकते हैं कोई। वो भी दोनों ही पाठकपुरा के रहने वाले हैं, जो बबरुहा का बगल का गांव है। विनय उर्फ लंबू का खेत इन बच्चियों के पैतृक खेत से सटा हुआ है और वह नित्य प्रतिदिन इन खेतों पर खेत की रखवाली करने, पानी चढ़ाने, घास निकालने इत्यादि के कामों से आता था। और लॉकडाउन के समय से उसका इन लड़कियों से परिचय हो गया था। कड़ाई से पूछताछ करने के उपरांत विनय के द्वारा पूरे घटनाक्रम का खुलासा किया गया है। उसके द्वारा कन्फेशन किया गया है। उसके कन्फेशन के मुताबिक लॉकडाउन के समय से उसका इनमें से एक बच्ची के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों बच्चियां एक साथ खेतों पर अपने काम से जाती थीं, चारा काटने के लिए और लकड़ी बटोरने के लिए जाती थीं। उसे इनके दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के बारे में मालूम था। वो भी उस हिसाब से अपने खेत पर जाता था। खेतों पर ही बैठ के दोनों आपस में बात करते थे। धीरे धीरे विनय को उस बच्ची से प्रेम हो गया
और इसका उसने इजहार भी किया। उसने बच्ची से उसका फ़ोन नंबर भी मांगा। लड़की द्वारा अपना फ़ोन नंबर देने से मना कर दिया गया। मतलब आरोपी जानता था और फोन नंबर देने से मना कर दिया लड़की ने, तो कीटनाशक पिला दिया, जहरीला पानी पिला दिया। पुलिस कह रही है केस क्रैक हो चुका है, 2 को गिरफ्तार किया गया, एक नाबालिग, दूसरा विनय। और अब जहरजीवी सीरीज आपको दिखाते हैं। सत्य निष्ठा से शपथ लेता हूं कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो भारत की एकता, अखंडता और सुरक्षा को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। अपने काम वगैरह बंद करके राज पब्लिक स्कूल के पास सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। ये जहरजीवी हैं और इस जहरजीवी प्रजाति के अलग अलग प्रकार हैं। रोजी रोटी खतरे में हो, आप ऐलान नहीं करेंगे? एक मस्जिद में लोगों को भड़काता है और दूसरा देश के जवान की पीठ पर आतंकवाद की गोली चलाता है। तीसरा दुनिया में भारत विरोधी एजेंडे का टाइम लाना चाहता है। चौथा हिंदुस्तान की खुशी छीनना चाहता है। एक पांचवा भी है जो भारत में रहकर अपने ही देश के खिलाफ षड्यंत्र रचता है। जो हमसे युद्ध नहीं जीत सकते वो हमारी इसी एकता को चुनौती दे रहे हैं। हमारी एकता के बीच छेद करने की कोशिशें कर रहे हैं। आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। सदियों की ऐसी ही कोशिशों के बावजूद हमें कोई मिटा नहीं सका। हमारी एकता को कोई परास्त नहीं कर सका। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जी न्यूज प्रस्तुत करता है जहरजीवी के खिलाफ देश हित। जहरजीवी, जी हाँ, देश हित में हम आपको भारत विरोधी साजिशों की ऐसी सीरीज आज दिखाने जा रहे हैं। आपकी आंखें खुल जाएगी। कई कलाकार हैं इसमें, इंटरनेशनल कलाकार हैं, देसी कलाकार हैं, खुद को भारतीय कहने वाले कलाकार हैं और खुद को सामाजिक कार्यकर्ता बताने वाले फर्जी कलाकार हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता का चोला ओढ़ लेते हैं। इस देश विरोधी सीरीज में आतंकवादी भी हैं और मौलाना भी। तो इस सीरीज का पहला एपिसोड है भड़काऊ मौलाना। ऐसा मौलाना जो मुसलमानों को डराता है, भारत में रहने का एहसान जताता है और भारत पर आक्रमण करने वाला आक्रांता, लुटेरे, हजारों हिंदुओं के हत्यारे, बलात्कारी महमूद गजनवी के लिए भक्ति दिखाता है। ये एपिसोड देखकर आप समझ जाएंगे कि ऐसे फतवा छाप डरजीवी मौलाना भारत में रहकर भारत की संस्कृति के लिए कितना बड़ा धब्बा है। राजस्थान में राहुल गांधी की इस रैली में भीड़ जुटाने और मुसलमानों को डराने की एक साजिश का सच नागौर जिले की मकराना मस्जिद से जुड़ता है। आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। आपकी रोजी रोटी खतरे में हो। नागौर में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ट्रैक्टर रैली में जो भीड़ जुटी, उसके एक दिन पहले मस्जिद से फतवा जारी हुआ था। ये वीडियो 12 फरवरी 2021 का है। फतवा जुम्मे की नमाज के बाद का है। ये फतवा मकराना की इमाम सुन्नी जामा मस्जिद में दिया गया और फतवा देने वाले मौलाना का नाम है शमसुद्दीन कादरी। पहले मौलाना साहब का फतवा सुनिए जो उन्होंने मुस्लिमों को राहुल गांधी का समर्थन करने के लिए दिया।
पार्टी के पूर्व अध्यक्ष जनाब राहुल गांधी, दूसरे मिनिस्टर हजरात ये तशरीफ ला रहे हैं। आप ध्यान रखें और 13 फरवरी को सुबह 11 बजे अपने काम वगैरह बंद करके सभा स्थल पर पहुंच करके अपनी जिंदादिली का सबूत पेश करें और एकजुटता का परिचय दें। ये इसलिए भी ज़रूरी है कि आपके सर पर 2025 की तलवार लटक रही है। मौलाना साहब 2025 की जिस तलवार का जिक्र करके मुसलमानों को डरा रहे हैं, असल में वो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव हैं। और ये मुसलमानों को डरा रहे हैं कि देश में दोबारा मोदी सरकार के आने का खतरा है। अब मौलाना जी से सुनिए, इन्होंने राहुल गांधी और कांग्रेस के समर्थन का फतवा क्यों दिया है। अभी कुछ बहस चल रही थी कि ये ऐलान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जो आपकी रोजी रोटी खतरे में हो और आप ऐलान नहीं करेंगे। राहुल गांधी की रैली को हिट बनाने के लिए मौलाना साहब के फतवे में वही डर दिखाया गया जो कई सालों से भारत को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, यानी मोदी सरकार में मुसलमान सुरक्षित नहीं है। हमारे मुल्क में जो बीजेपी हुकूमत है केंद्र में, जो लोग काम कर रहे हैं, वो उन सारे शोशे गोशे पर निगाह रखते हैं कि मुसलमान कहाँ से खा रहा है, कैसे जी रहा है। उन तमाम स्रोत को बंद करने की नापाक कोशिशें चल रही हैं, जिस पर लोग अब तक अमल पैरा हैं और मुस्तकबिल के इतने खतरनाक अज़ाइम जिसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते हैं। मौलाना साहब के फतवे में कांग्रेस के लिए समर्थन है, मुसलमानों के लिए डर है और ये एहसास भी है कि ये भारत में भारत की संस्कृति और तहजीब पर एहसान कर रहे हैं। मौलाना कह रहे हैं कि जो मुस्लिम मंदिर बनाने का काम करते हैं वो कर्म नहीं, रियायत है। हम जिस देश में रहते हैं, इस भारत में, इसमें बहुत सारी रियायतें हमें करनी पड़ती हैं और इस्लाम ने उन रियायतों की इजाज़त दी है। अगर कोई ये कहता कि भी इसका ऐलान नहीं करना चाहिए, तो मैं पूछता हूं कि मंदिर आपको बनाना चाहिए? बोलिए बोलिए, बनाना चाहिए? क्या जवाब देंगे आप? गुंजाइश है इस्लाम में। इस्लाम ने मूर्ति बनाने से मना किया है, मूर्ति बनाना हराम है, लेकिन दीवारें बनाना, फूल पत्तियां नक्काशी करना, इस्लाम ने इसकी इजाजत दी है। अब ऐसे फतवा छाप मौलानाओं पर सोचना मुसलमानों को है कि वो उन्हें ही डरा कर रखने वालों की बातें कब तक सुनेंगे। और जवाब कांग्रेस को देना होगा कि धर्मनिरपेक्ष पार्टी होने का दावा करने वाली कांग्रेस क्या भीड़ जुटाने के लिए ऐसे फतवे सही मानती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और अब देशहित में जहरजीवियों की सीरीज का दूसरा अध्याय दिखाने का टाइम आपको आ गया। इस अध्याय के खलनायक कश्मीर में डरपोक आतंकवादी है और डरे हुए हैं आतंकवादी, जो खुद को जाबाज बताते तो हैं, लेकिन खुद को जाबाज बताने वाले आतंकवादी कितने डरपोक और कायर हैं, इसका खुलासा 6 सेकंड के वीडियो से हुआ है। ये आतंकवादी मुंह छुपा कर आते हैं, कायरों की तरह धोखे से गोलियां चलाते हैं और पीठ दिखाकर दुमदमाकर भाग जाते हैं। छह सेकंड का यह वीडियो कश्मीर में आतंकवादियों की कायरता का सबूत है। ये वीडियो बताता है कि खुद को बहादुर कहने वाले आतंकी कैसे चूहे की तरह दबे पांव आते हैं और फिर दुम दबाकर भागते हैं। काले कपड़े में, सिर पर टोपी लगाए, कपड़ों में AK-47 छिपाए इस डरपोक आतंकवादी को देखिए, जो चोर की तरह दबे पांव आगे बढ़ा। इसके बाद 2 सेकंड में इसने AK-47 निकालकर गोली चलाई और 2 सेकंड बाद चूहे की तरह सिर पर पैर रखकर उल्टे पांव भाग निकला। इस कायर आतंकवादी ने शिव भक्ति मिष्ठान भंडार को निशाना बनाकर गोलियां चलाई। इस हमले में इस दुकान पर खड़े 2 पुलिसकर्मी कांस्टेबल सुहेल अहमद और मोहम्मद यूसुफ शहीद हुए। सुहेल अनंतनाग के रहने वाले थे और इस आतंकवादी की पहचान हो चुकी है। नाम है साकिब मंजूर। यो बड़ नेक लड़का, बड़ शरीफ निश्चल लड़का, यो इनसु लक्ष्य सफर कुलमुत बिचार। जम्मू कश्मीर में पिछले 48 घंटों में आतंकवादी हमले की तीसरी घटना है। जम्मू कश्मीर में 20 अंतर्राष्ट्रीय राजनयिकों के दौरे पर हुई इन आतंकवादी घटनाओं में 3 पुलिसकर्मी शहीद हुए, 3 आतंकी मारे गए और 1 नागरिक जख्मी हुआ। शिव भक्ति मिष्ठान भंडार से पहले आतंकवादी हमला श्रीनगर के कृष्णा ढाबे पर हुआ था, जिसमें 1 कर्मचारी जख्मी हुआ था। उसके करने वालों को सजा दीजिए, जस्टिस दीजिए।
आज तक वो दामादों की तरह पाले गए, खुले छुट्टे घूम रहे हैं, उन पे मुकदमे नहीं चले, सजाएं नहीं हुई, इसीलिए उनके हौसले बढ़ गए हैं, इसीलिए वो इंप्यूनिटी के साथ ये सब हत्याएं और जघन्य अपराध कर रहे हैं। कृष्णा ढाबे पर आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी मुस्लिम जाबाज फोर्स नाम के आतंकवादी संगठन ने ली थी और धमकी दी थी कि जो हिंदू कश्मीर का डोमिसाइल बदलने की कोशिश करेगा वो उसको निशाना बनाएंगे। खालिद हुसैन, जी मीडिया। आगे जानते हैं और आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं अमेरिका की टाइम मैगजीन ने दुनिया के उभरते हुए 100 नेताओं में भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को भी शामिल किया। टाइम मैगजीन का दुनिया में बड़ा नाम है, लेकिन क्या उसका काम अपने नाम की तरह है भी या नहीं? क्योंकि जिस चंद्रशेखर को उसने दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं में से एक बताया, उसे भारत में कितने लोग जानते हैं? सोचिए ना। ये आज हमने जानने की कोशिश की। हमारे रिपोर्टर दिल्ली से लेकर बेंगलुरु तक लोगों के बीच गए। दुनिया भर के 100 इमर्जिंग लीडर्स यानी उभरते हुए नेता। टाइम मैगजीन ने जो अपनी लिस्ट रिलीज की है लेटेस्ट, उसमें ये कहा गया है कि दुनिया भर से जो 100 इमर्जिंग लीडर्स हैं उसमें भारत के इमर्जिंग लीडर ये हैं, भारत के उभरते हुए नेता। मैं जानता हूँ इनको, ये भीम आर्मी के चीफ हैं चंद्रशेखर आज़ाद, लेकिन भारत के उभरते हुए नेता हैं उस मैगजीन में ये बताया गया है। अब हम ज़रा देश की राजधानी के अलग अलग हिस्सों में ये तस्वीर लेके पहुँचे इनकी, चंद्रशेखर आज़ाद की, लोगों से पूछने के लिए कि भाई जिस टाइम मैगज़ीन के बारे में वो जानते हैं कि बहुत प्रेस्टीजियस मैगज़ीन है, बड़ा महत्व है उसका, उस मैगज़ीन में छपे हुए इस आदमी की तस्वीर क्या वो पहचानते हैं? क्या वो ये जानते हैं कि ये कौन है? नमस्कार, कैसे हैं? बढ़िया है सर। ठीक है, कहाँ से आए हैं? जोधपुर से आए हैं सर। अरे वाह, अभी बात कर सकते हैं आप? हाँ जी। अच्छा, ये एक तस्वीर जरा सा पकड़िए ना हाथ में, इनको पहचान रहे हैं? नहीं पहचानते इनको। जरा ध्यान से देख लीजिए। ध्यान से देख लिया सर, नहीं पहचानता हूँ। नहीं पहचानते? आपका नाम क्या है? मेरा नाम इमरान अली है। और इनका नाम क्या है? पता नहीं सर। पहचान नहीं रहे हैं? तो इनको जरा सा देख लीजिए, नज़दीक से थोड़ा सा। जी नहीं जानते। नहीं पहचान रहे? ये जरा तस्वीर हाथ में पकड़ लीजिए जी, और इनको जरा ध्यान से देखिए कि इनको आप पहचानते हैं? सर, इनको पर्सनली नहीं जानता, बट ये रैली में ये कुछ बंदों को लीड करते हुए मैंने इनको देखा है। क्या नाम पीछे से। सर, नाम तो मुझे आइडिया नहीं है, बट चेहरा मैंने देखा है, चेहरा मुझे याद है। दुनिया भर के 100 इमर्जिंग लीडर्स में भारत के इमर्जिंग लीडर ये हैं, तो इनको भारत के लोगों को तो पहचानना चाहिए ना, अगर भारत के इमर्जिंग लीडर हैं तो। आप पहचान रहे हैं इनको? नहीं सर। थोड़ा सा देख लीजिए, हाँ, ध्यान से, टाइम ले लीजिए, थोड़ा दिमाग पे जोर डाल लीजिए। सर नहीं पहचानते। कोई ऐसा लीडर जो आपको लग रहा हो कि ये इस लीडर को पहले कहीं देखा हो आपने? नहीं देखा? नहीं। अच्छा, ये बात है कि नहीं? अब भारत के इस इमर्जिंग लीडर को, जिसको टाइम मैगजीन ने जगह दी है, कहा है कि भाई इमर्जिंग लीडर है, उभरते हुए नेता है, भारत के लोगों से पूछना तो ज़रूरी है ना कि भाई आपके देश का उभरता हुआ नेता ये है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? अब आ गए वहाँ से इंडिया गेट। अच्छा भाई साहब, इनको पहचानते हैं क्या? जी नहीं। कहीं देखा है? हाँ, मतलब देखा है, बट ऐसे नाम नहीं पता। तो ध्यान से देख लीजिए, अगर चाहें तो नज़दीक से देख लीजिए, थोड़ा टाइम ले लीजिए। अच्छा, इनको पहचानती हैं? नहीं। कभी देखा है इनको? नहीं। भीम आर्मी वाला है। अच्छा, क्या नाम है इनका? क्या करते हैं ये नेतागिरी, और क्या है? किस तरह की नेतागिरी? बस लड़ाई करता, संघर्ष करता। किस बात के लिए? अपने समाज के प्रति। और कौन सा समाज? तो भीम समाज के लिए, भीमराव अम्बेडकर का जो समाज। भीम समाज के लिए संघर्ष करते हैं। इनको आप जानते हैं? देखा है? देखा हुआ है, टीवी पर देखा हुआ है। इनकी लड़ाई आप जानते हैं? किस तरह की लड़ाई लड़ी है इन्होंने? इतना तो हमने इतने डिटेल में नहीं जाता। दिल्ली में कनॉट प्लेस से इंडिया गेट तक जी मीडिया रिपोर्टर अमित प्रकाश ने अलग अलग उम्र के लोगों से बात की। हमने आपको कुल 17 लोगों की राय दिखाई। इनमें से सिर्फ 3 लोग ऐसे थे
जिन्हें टाइम मैगजीन में 100 उभरते नेताओं में जगह पाने वाले भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद का नाम पता था। यानी सिर्फ 17% लोग चंद्रशेखर के बारे में जानते हैं। अब जी मीडिया रिपोर्टर अमित भारद्वाज की ये रिपोर्ट देखिए, कितने लोगों को टाइम मैगजीन के इस उभरते नेता का नाम पता है। एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इस तस्वीर को देख के पहचान सकते हैं कि ये शख्स कौन है? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा जी। और इनका नाम है चंद्रशेखर आजाद रावण। क्या आप पहचानती हैं इनको? नहीं। कभी नाम सुना है? नहीं। फिर देखिए, क्या पहचानते हैं आप इनको? नहीं। नाम सुना है चंद्रशेखर आजाद रावण इनका? नहीं, मैंने नहीं सुना। एक्टिविस्ट? नहीं, सीरियसली मैंने नहीं सुना इनका। 7 लोगों में सिर्फ एक को मालूम है, बाकी किसी को नहीं पता कि ये जनाब है कौन। लेकिन न्यूयॉर्क में बैठे टाइम मैगजीन के संपादकों को पता है। और अब बेंगलुरु के लोगों की राय जानिए। आप इनको पहचानते हैं? No, we don't. You don't recognize him. You, sir? I think it's Ranveer Singh. Ranveer Singh. Yes, I think. You, sir? No, sir. Well, he is Chandrasekhar Singh. इस तस्वीर को आप देख रहे हैं? Yes. आप पहचान पा रहे हैं ये कौन है? No, I don't. आप इनको नहीं पहचान? नहीं। टाइम मैगजीन का कहना है कि ये चंद्रशेखर सिंह है, भीम आर्मी वाले। Okay. और ये दुनिया के 100 उभरते हुए नेताओं में से एक है। हिंदुस्तान में ऐसे 5 लोगों को चुना गया, उनमें से एक। क्या आप उनको पहचान नहीं पा रहे? नहीं पहचान पा रहा। अब आप ही समझिए, जिस देश के युवा भी अपने उभरते हुए युवा नेता के बारे में नहीं जानते, न उसकी तस्वीर पहचानते हैं, वो कैसे टाइम मैगजीन का स्टार बन जाता है। क्या इसके पीछे टाइम मैगजीन का कोई अलग एजेंडा तो नहीं है? सरकारी नौकरी, हर पढ़ने वाले नौजवान की कोशिश यही होती है कि उसे किसी तरह से कोई भी सरकारी नौकरी मिल जाए। पानीपत की एक खबर आपको बताते हैं। यहाँ की जिला अदालत में चपरासी पद के लिए 13 वैकेंसी निकली। 13 पद के लिए 130 नहीं, 1300 भी नहीं, बल्कि 27,800 उम्मीदवार पहुंचे। जी हाँ, ठीक सुना आपने, 27,800 उम्मीदवार। उनमें से किसी ने इंजीनियर की पढ़ाई कर रखी है, तो कोई पोस्ट ग्रेजुएट है, जबकि चपरासी पद के लिए 8वीं पास की ही जरूरत होती है। लंबी लंबी कतारों में बैठे ये लोग किसी रैली में शामिल होने नहीं आए हैं और ना ही ये लोग किसी सत्संग को सुनने के लिए लाइन में बैठे हैं। ये लोग तो चपरासी पद का इंटरव्यू देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। तस्वीरें हरियाणा के पानीपत की हैं, जहां की जिला अदालत में चपरासी पद की 13 वैकेंसी खाली है। इस वैकेंसी को भरने के लिए आवेदन मांगा गया तो हरियाणा के कई शहरों से 27,000 उम्मीदवारों ने आवेदन कर दिया। चूंकि सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर भर्ती होनी थी, इसीलिए पहले चरण में सिर्फ 12,670 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। चपरासी पद के लिए बड़ी बड़ी डिग्री वाले उम्मीदवार इंटरव्यू के लिए पहुंचे, जबकि जरूरत सिर्फ 8वीं पास की है। चपरासी पद के लिए एमटेक पास अभ्यर्थी पहुंचे। एमए और बीए पास उम्मीदवार भी इंटरव्यू के लिए पहुंचे थे। मेरी क्वालिफिकेशन है 12th ITI और मैं पीएन के लिए आया हूँ। यहाँ पीएन का फार्म भर रखा है जी मैंने। तो कुल 13 पद है, 27,000 इसमें वैकेंसी दे रखी है इसने और 27,000 फार्म भर रखे। 27,000 13 पद है, खाली 13 पद, कुछ नहीं होने वाला। बहुत बेरोजगार भाई दोस्त है था, उसके लिए आ गया मैं भी। क्या कर रखा है? बोला कि उसने MCO कर रखा है, एमटेक कर रखी है। अभी सिर्फ 12,670 लोगों का इंटरव्यू हो रहा है। इसके बाद बचे हुए 15,000 लोगों का भी इंटरव्यू लिया जाएगा। इन बेरोजगारों की भीड़ को देखकर आप अंदाजा लगाइए कि इनमें से वो लकी 13 कौन होंगे जो बनेंगे पानीपत की जिला अदालत के चपरासी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो एमए एमटेक वाले सब पहुंच गए हैं चपरासी बनने के लिए। हालत वाकई बहुत खराब है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.